नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंजीत और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। इसके बाद द हिंदू की महत्वपूर्ण खबरों को देखने वाले हैं। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे जो कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। आज के समय में देखा जाए तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस प्रकार की घटनाओं में स्टेट की क्या भूमिका है, पुलिस का क्या रोल है, पुलिस किस प्रकार से ऐसे लोगों को सपोर्ट देती है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आज के समय में जो गौ संरक्षक लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मुसलमान व्यक्ति है, अपनी गाड़ी में गायों को भर करके लेके जा रहा है। ठीक है, इनको मतलब मांस की विक्रय हेतु ये गाड़ी लेकर के जा रहा है। खाली शक के आधार पर भीड़ इकट्ठी होती है और उनको किसी के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, किसी को तो इतना मारा जाता है कि उसकी डेथ तक हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने डिमांड किया कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कानून होना चाहिए। एक तो एग्जाम्पल हम दिए हैं, खाली ये गौरक्षक का मामला था। इसके अलावा भी और कुछ सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे मामले हो सकते हैं। जैसे कि गांव में कभी कभी किसी को संदेह हो जाता है कि उसने कुछ कर दिया है। कभी कभी किसी को लगता है ये तो डायन है, इसी के चक्कर में मार मार करके उसकी आपने हत्या कर दी है। तो अब लोग क्या काम करते हैं, भीड़ भाड़ में एक एक मार रहा, दूसरा मार रहा, तीसरा मार रहा है, ऐसे सब मिला के अपना अपना हाथ साफ करते जाते, पता ही नहीं चलता है कि असली अपराधी कौन है। इसलिए मॉब लिंचिंग में पहले किसी को सजा नहीं दी जाती थी। आज के समय में ऐसा हो गया है, लेकिन देखिए जो मुख्य दोषी रहेगा ना उसको सजा मिलेगी। यदि कहीं पर भी मॉब लिंचिंग जैसी घटना घटित हुई है तो उसको सजा मिलना आज के समय में तय हो गया है। यहाँ पर हाल फिलहाल में हापुड़ में जो वहाँ की हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि यदि हाई कोर्ट इस प्रकार के डिसीजन देता है और उन लोगों को पीड़ित पक्ष के रूप हम बात करें, भले ही वो मुसलमान क्यों ना हो, यदि उनके साथ गलत हुआ है तो गलत करने वाले को सजा मिलना तय है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान किया है उत्तर प्रदेश की हापुड़ कोर्ट ने। तो पहला आर्टिकल हमारा ये रहेगा। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान में पाई जाने वाली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, एक पक्षी के संरक्षण से रिलेटेड है। एक तरफ तो सरकार ये सोचती है कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अच्छे अच्छे कदम उठाएंगे, लेकिन वहीं पर क्या काम करती है ना, अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस को देखते हुए वो नियम कानूनों को एकदम दरकिनार करते जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन है ना, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा रहता है, कहना चाहिए, सरकार के ऊपर। शायद ये भी एक रीज़न है जिसके चलते चलते सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं। अभी तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कौन कौन से खतरे रहे हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज के असर से बचना भी एक मौलिक अधिकार की सूची में अब शामिल कर दिया गया है। पहले हम बात करते थे राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, आप पूरे देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। इसके बाद हाल फिलहाल में नया नया वर्डिक्ट आया है क्लाइमेट चेंज से लेकर के, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आया है। अब देखते हैं कि ये कब से लागू होता है और कितना लोग इसको फॉलो करते हैं, कितना सरकार इसको फॉलो करती है, ये यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी। इसके अलावा वर्डिक्ट यदि आने वाला है तो इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले एडिटोरियल की तरफ। पहला एडिटोरियल मॉब लिंचिंग और उससे जुड़े कानूनों से रिलेटेड है। यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं काउ विजिलेंटिज्म, मतलब गौ रक्षा। आज के समय में प्रो हिंदुत्व का समय चल रहा है और सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। आज के समय में यदि आप विश्लेषण करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। अब आज के समय में ऐसा हो रहा है कि कहीं पर भी यदि कान में ये भनक भी पड़ जाती है कि वहाँ देखना थोड़ा सा फलानी जगह में
गाय की तस्करी हो रही है, ले जा रहे हैं, ठीक है, गाय का मांस खाने के लिए मुसलमान लोग ट्रक भर भर करके ले जा रहे हैं। भीड़ तुरंत इकट्ठी होगी, उस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है और जो उसके साथ में है वो व्यक्ति बचने वाला नहीं है। मात्र शक के आधार पर आप ये चीज कर लेते हैं। तो मॉब लिंचिंग नेशनल क्राइम है और इसको रोकना चाहिए सरकार को। मॉब लिंचिंग को लेकर के कौन कौन से कानून बनाए गए हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और आज के समय में किस प्रकार से पुलिस और स्टेट, पुलिस और सरकार इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं वो ये है कि काऊ प्रोटेक्शन रिलेटेड जो लिंचिंग हुई थी उस मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सुनवाई करी गई है। ये बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की हापुड़ में एक जो अदालत है, ठीक है, हापुड़ जजमेंट जिसको बोला जा रहा है, वहाँ की अदालत ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाई है। इसका मतलब ये हो गया है कि यदि कोई गलत व्यक्ति को आप सज़ा दे रहे हैं, लिंचिंग के माध्यम से उसको सज़ा दे दी जा रही है, तो आप बचने वाले नहीं हैं जो अपराधी लोग हैं। 12 मार्च 2024 को पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के एक ट्रायल कोर्ट जो कि हापुड़ में स्थित है, उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है काऊ प्रोटेक्शन रिलेटेड लिंचिंग ऑफ मुस्लिम मैन की। एक मुस्लिम मैन की हत्या हो गई, कुछ को तो एकदम मार मार के अधमरा कर दिए हैं। अब इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो जांच होना चाहिए थी कि क्या वास्तव में गायों की तस्करी हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आप सीधे यदि उनके ऊपर हमला कर देते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज श्वेता दीक्षित ने सेंटेंस किया है, सज़ा सुनाई है। 10 लोगों को लाइफ सेंटेंस दिया गया है एंड उनके ऊपर प्रत्येक को 59,000 रुपया का फाइन भरना पड़ेगा। इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एंड ये लोग क्या है, दंगा फसाद कर रहे थे, साथ ही साथ रिलीजियस एनिमिटी फैला रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, इसलिए उनको ये सज़ा सुनाई गई है। ये धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। जून 2018 में देखा जाए तो कुल मिलाकर के हम केस की हिस्ट्री पर जाएं तो जून 2018 में कासिम कुरैशी की पीट करके हत्या कर दी गई थी, और गो हत्या के झूठे आरोप के अंतर्गत बझेरा खुर्द गांव में एक हिंदू समूह, ठीक है, हिंदू समूह द्वारा समीउद्दीन पर बेरहमी से हमला किया गया था। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। आज के समय में देखा जाए गौरक्षकों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के जो इंसिडेंट है हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, एंड ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि ये खुद स्टेट के इंटरेस्ट में है। स्टेट खुद इस प्रकार के कैंपेन चला रहा है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके केटल को फ्रॉम स्लॉटर से। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें इस मामले में कानून बना चुकी हैं। अब यहाँ पर हमको क्या है ना, एक ब्लर बाउंड्री दिखाई दे रही है कि जो गौ रक्षा जो करी जा रही है उसमें एंड सरकार के बीच में। आज के समय में ये सारी चीज़ें जो है लीगल लेगिटिमेसी हासिल करते जा रही हैं, वैधता, कानूनी वैधता सरकार इनको देते जा रही है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस मामले में और भी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। उन्होंने अमेंडमेंट किया है उनके काउ स्लॉटर प्रिवेंशन कानून को एंड सेटअप किया है स्पेशल टास्क फोर्स ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके। अब जब सरकार खुद ही कह रही है कि जो काउ स्लॉटर है, काउ स्लॉटिंग है, गायों की जो हत्या है, गायों की जो मांस की बिक्री के लिए जो गो बिक्री हो रही है उसको रोकने के लिए जब ऑलरेडी से सरकार खुद कानून बना चुकी है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से यदि कोई मॉब लिंचिंग के माध्यम से किसी की हत्या कर दी जाती है तो सरकार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इसका रिजल्ट ये हो गया है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है जो कि पनिश करती थी काउ प्रोटेक्शनिस्ट को फ्रॉम देयर एंटी मुस्लिम वायलेंस हैव बीन रेयर ऑक्यूरेंस। मतलब ये है कि जब सरकार खुद ही सपोर्ट करने लग जाएगी तो जो गाय की रक्षा करने वाले लोग हैं, यदि वो
एंटी मुस्लिम वायलेंस में शामिल होते हैं तो उनको सज़ा कौन देगा, जब सरकार ही इनको सपोर्ट करने लग जाती है। उत्तर प्रदेश कोर्ट का जो कन्विक्शन आया है, उत्तर प्रदेश की अदालत ने जो सज़ा सुनाई है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा केवल अभी तक 5वीं बार हुआ है। भारत में प्रोटेक्शन रिलेटेड, लिंचिंग से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है हमारे देश में, और ऐसा जो जजमेंट आया है वो हमको कहाँ पर देखने मिला है, अभी तक 5वां ही एग्जाम्पल देखने को मिला है। 3 अदर हैं, वो कौन कौन सी जगह है, झारखंड एंड 1 इन राजस्थान। इनमें से बोला जाता है कि जो झारखंड की कोर्ट है ना, उन्होंने प्रोनाउंस किया था मैक्सिमम लाइफ सेंटेंस इन 2016 लिंचिंग ऑफ मजलूम अंसारी एंड इम्तियाज़ खान एंड द 2017 लिंचिंग ऑफ अलीमुद्दीन अंसारी। झारखंड में भी इस प्रकार के इंसिडेंट देखे हैं कि यदि भीड़ के द्वारा खाली शक के आधार पर यदि किसी की हत्या कर दी जाती है तो वो लोग बचने वाले नहीं हैं। ये झारखंड के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। हापुड़ लिंचिंग का जो जजमेंट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है 3 क्रिटिकल रीजन के चलते। पहली बात तो ये है, आज के समय में सरकार खुद इस चीज़ को सपोर्ट करने लग गई है। द ऑर्डर सेंसर्स द पुलिस फॉर फैब्रिकेटिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे कि पुलिस खुद जो है FIR दर्ज नहीं करती है, उसमें सेंसर लगा दिया गया है। इसमें यह भी बोला जाता है कि पुलिस ने क्रिएट किया था एक अल्टरनेटिव नैरेटिव ऑफ कासिम्स डेथ एंड समुद्दीन्स ग्रीवियस इंजरीज। सीधे पुलिस क्या है ना, लोगों को बचाने के चक्कर में रहती है। पहले नंबर की तो बात ये है, ये लोग FIR दर्ज कराने जा रहे हैं तो FIR आप दर्ज नहीं कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात ये है, इनका आप कुछ और ही कारण बता दे रहे हैं। पुलिस ने क्लेम किया था ये जो भी चीज़ हुआ है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के चलते हुआ है। इन लिंचिंग का उन्होंने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया था। इसका मतलब ये हो गया है कि आप स्टेट खुद इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बल्कि इस चीज़ को होने भी दे रही है, और इसके चलते आप न केवल भागीदार हैं बल्कि आप इसके समर्थक भी बन गए हैं। चौथे नंबर की बात करें, जो फैसला आया पुलिस की मंशा पर भी सवाल उठाता है। पुलिस ने समीउद्दीन और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तक नहीं लिए थे। 5वें नंबर की बात करें, ठीक है, एक जो वीडियो था जिसमें आरोपी ने कबूल भी किया है, उसको वीडियो को आप नष्ट कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं। फैसले में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने एक अन्य आरोपी के पास से बरामद किए गए हथियार की फॉरेंसिक जांच तक नहीं करी थी। आरोपी के पास से कुछ यदि चीज़ें बरामद हुई हैं तो आप उसकी फॉरेंसिक जांच करवाइए, आपने वो तक नहीं किए हैं। एंड सेड टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश टू इन्वेस्टिगेट द कोल्यूजन ऑफ पुलिस पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब हालांकि देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इन पुलिस पर्सनल्स को जो कि इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। सेकंड नंबर की बात यह है, पुलिस ने शुरू में जांच को गलत दिशा दे दिया है। अब जैसे कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस के पास जाता है तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए परेड कराने की ज़रूरत थी, फॉर समीउद्दीन टू सिंगल आउट द मैन एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। कुल मिलाकर के देखा जाए आपको लोगों की पहचान करना चाहिए था, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस प्रकार से ये जो विफलता से आरोपी को जमानत हासिल करने में मदद मिल गई है। हालांकि देखा जाए कोर्ट की जो सेंटेंसिंग है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ये एक इंडिकेटर है कि स्टेट कभी भी इस प्रकार के काम को, काउ विजिलेंटिज्म को सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर सकता है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। अगली चीज़ ये है, जो कन्विक्शन है इसको आप इस नज़र से मत देखिए कि जो स्टेट का सैंक्शन है ऑफ सच एंटी मुस्लिम वायलेंस। अब ये इस प्रकार से तो दोष सिद्धि करी गई है
को ऐसी मुस्लिम विरोधी हिंसा के लिए राज्य की मंजूरी के में सेंध के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कि मुस्लिम विरोधी हिंसा हो रही है, सरकार इसमें सपोर्ट कर रही है और कोर्ट ने इसमें सेंधमारी करी है, रोकने का प्रयास किया है। जबकि ये चीज़ सामने लाती है कि कैसे करके राज्य निगरानीकर्ताओं को अवैध पुलिसिंग, मतलब ये बता रहा है कि जो स्टेट डेलीगेट हैं इलीगल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं टू विजिलेंटीज। जैसे कि हम बहुत सारे केसेस में देख चुके हैं, एंटी माइनॉरिटी वायलेंस होता है, जबकि जो पुलिस है, पुलिस की जो कॉम्प्लिसिटी है वो इनेबल करती है क्राइम को अगेंस्ट मुस्लिम पुलिस की कमी के चलते चलते ही है इस प्रकार से क्राइम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट इंड्यूस्ड लिंचिंग की, जहां पर राज्य खुद प्रेरित कर रहा है लिंचिंग को। दो सिस्टम ऐसे हैं जो कि सस्टेन रहते हैं एवरी लिंचिंग कन्विक्शन में। पहले नंबर की बात यह है, राज्य है जिसने इस चीज़ को सक्षम बनाया है, नहीं तो ये चीज़ हो ही नहीं पाती। एंड जो प्रोसेस एंड द प्रोसेसेस दैट लेजिटिमाइज्ड इट, लेजिटिमाइज करना मतलब वैध बनाना। वैध बनाने का मतलब ये है, आज के टाइम में खुद आप उससे रिलेटेड कानून बनाने लग जाओगे। बहुत सारे राज्य सरकारें इस प्रकार से गौ हत्यारों को सज़ा देने के लिए कानून ला रही हैं, तो हो सकता है इसमें वे लोग भी पिस जाएं जो दोषी नहीं हैं। इसके बाद अगली जो हम चर्चा करने वाले हैं एडिटोरियल के अंतर्गत, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको एरिडोटिस निग्रिसेप्स बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा में। आज के समय में देखा जाए IUCN के हिसाब से यदि हम इसकी तुलना करें ना, तो इनकी संख्या बहुत कम बची है, तेज़ी के साथ में घट रही है। इनको बहुत सारे खतरे हैं। वो खतरे कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे शुरू में देखा जाए इनकी जो संख्या है ना, राजस्थान वाला जो एरिया है एंड उससे बॉर्डर वाला जो एरिया है पाकिस्तान का, उधर वाले एरिया में इनकी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है। और राजस्थान इनको संरक्षण भी देता है। संरक्षण कैसे देता है, उसने अपने राज्य में इनको राजकीय पक्षी घोषित कर दिया है। इससे वो इनके संरक्षण को इंश्योर कर पाता है। ये भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी माना जाता है। नॉर्मली देखा जाए जहाँ जहाँ पर घास के मैदान हैं वहाँ पर ये प्रमुखता से पाई जाती है। इसका मतलब ये है, ये बताती है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो चारागाह के लिए बढ़िया है। इसकी मैक्सिमम आबादी हमको राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिलती है, और इसके अलावा भी कुछ कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी कम संख्या में ये पाए जाते हैं। इनको बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन से बिजली के जो तार हैं उनसे ये टकरा जाते हैं उड़ते उड़ते समय, जिसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। पाकिस्तान में अभी भी इनको खाने के लिए, भूंज के खाने के लिए मांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनकी जगह में खेतीबाड़ी होने लगी है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा है। इन सब बातों के चलते चलते ये पक्षी अभी खतरे में चल रहा है। IUCN की रेड लिस्ट में इनको हम गंभीर रूप से संकटग्रस्त की कैटेगरी में डाले हैं। सिटीज़ में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाले हैं। CMS की बात करें, ठीक है, CMS में भी इसको अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला गया है। और हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें भी हम इसको अनुसूची फर्स्ट में, अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल करके रखे हैं। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें बोला है कि क्लाइमेट चेंज से मैं अपना बचाव करूंगा। ये सरकार का दायित्व है कि वो मुझे, अपनी जनता को क्लाइमेट चेंज के असर से बचाए। ये मेरा एक फंडामेंटल अधिकार है। अभी ये हालांकि इस मामले में मोहर तो लगा दिया है, लेकिन बोला जा रहा है ये अभी भी स्टिल पेंडिंग है। लेकिन ये एक प्रकार से चांस दे रहा है जुडिशियली को कि आप जो है जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क लेके आइए एंड इनेबल करिए इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन को, ताकि इस प्रकार के पक्षियों को
पर्यावरण को बचाने में सुप्रीम कोर्ट मदद कर सके। हम बात करते हैं जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क की। इसके अंतर्गत कुछ कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी से हम रीजनरेटिव इकोनॉमी तैयार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत सोशल इनइक्वालिटीज़ को हमें ख़त्म करना है, इकोलॉजिकल रेजिलेंस तैयार करना है, क्रिएट करना है इंक्लूजनरी स्पेस फॉर ऑल ट्रेडिशन एंड कल्चर को बनाए रखना है। साथ ही साथ जो लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी है उसको बनाए रखना है। साथ ही साथ में एकजुटता के साथ साथ देखिए हमें सिक्योर करना है राइट्स एंड लाइवलीहुड को व्हेन इकोनॉमी शिफ्ट टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन। एंड क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ाई लड़ना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आ जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी यदि फाइनल नहीं किया है चीज़ों को तो वो अपनी चीज़ों में इन सारी चीज़ों को ध्यान रख सकता है इस वर्डिक्ट में। तो आगे हम चलते हैं। हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है कि हम फ्री रहें एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से, और ये सरकार का दायित्व भी है। ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिसने रिकॉग्नाइज कर दिया है कि जो फंडामेंटल राइट है नया हमको मिला है वो है कि हम क्लाइमेट चेंज के असर से मुक्त रहें, और ये सरकार का दायित्व है। अब हम अधिकार की बात करें तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है एंड सोलर वाइंड प्लांट एंड कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें, गुजरात जैसे स्टेट की बात करें, ये राज्य होम माने जाते हैं, घर माने जाते हैं क्रिटिकली इंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। सेम उसी समय में हम देखते हैं कि स्टेट आल्सो होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर। एक तरफ इनका आवास है, सरकार को इनकी रक्षा करना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ये भी बोल रही है कि कहीं से यदि 2 पैसे की कमाई हो जाती है तो हमको उस मामले में पीछे नहीं हटना है, हमको डेवलपमेंट का भी काम करना है। हमसे यहाँ पर सोलर प्लांट लगाएंगे, हम यहाँ पर वाइंड एनर्जी पैदा करेंगे, और जो कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से ग्रीन एनर्जी है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसलिए यदि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवाज़ को हम ख़त्म भी कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा हम अपराध नहीं कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना है। अब इसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट आते हैं। 2019 की यहाँ पर बात करी जाती है कि 2019 में किस प्रकार से यहाँ पर इंटरवेंशन होता है। यहाँ पर जो पब्लिक पिटिशनर हैं उन्होंने याचिका दायर करी थी कोर्ट में। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था। उन्होंने बोला था कि इस प्रकार से जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनकी जनसंख्या तेज़ी के साथ में ख़तरे में आ जाएगी। फिर जो अंतरिम रहा था दे सॉट एन ऑर्डर सीकिंग ए बैन, इसमें वो बोलते हैं कि फर्दर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सोलर एंड वाइंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको आप रुकवा दीजिए। ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसको भी आप रुकवा दीजिए, नहीं तो इनकी संख्या बचने वाली नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था इस प्रकार की ये जो पावर लाइंस हैं ये खतरा है, एंड जो बस्टर्ड हैं इनसे टकरा कर के उड़ते समय इनकी डेथ हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उन्होंने इम्पोज कर दिया था एक ब्लैंकेट बैन ऑन द लाइंग ऑफ ओवरहेड पावर लाइन। कितना एरिया था, 99,000 स्क्वायर किलोमीटर कर बोल दिया, यहाँ से आप पावर लाइन ले जा नहीं सकते हैं। इसमें इंक्लूडेड कौन कौन से इंक्लूडेड एरियाज थे, आइडेंटिफाई एज प्रायोरिटी एंड पोटेंशियल एरिया फॉर बस्टर्ड कंजर्वेशन। ऐसे एरिया जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है या ऐसा लगता है कि हमको इस एरिया में इनको कंजर्व करके रखना चाहिए, वो सारे एरियाज में शामिल हो गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था जो कि अंडर ग्राउंडिंग एग्जिस्टिंग पावर लाइन के लिए बोलता है, बोथ हाई एंड लो वोल्टेज। लेकिन गवर्नमेंट अपने बहाने चालू कर देती है। सरकार बोलती है कि साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइन करने के लिए आप बोल रहे हैं, ये तो
बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस प्रकार से सरकार इस आदेश को चुनौती देती है। उनका कहना है कि हम यदि यहाँ पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वाइंड एनर्जी लगा रहे हैं, तो हम तो अंतर्राष्ट्रीय जो जलवायु की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, कार्बन इमिशन को कम कर रहे हैं, इसके लिए है। इसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि यदि आप पूरा प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, जबकि इतने बड़े एरिया में तो आपको बैन लगाने की नहीं ज़रूरत ही नहीं है, जितने एरिया में रह रही हैं उतने एरिया में आप लगा दीजिए। ये जो एरिया है ये मेजर प्रोपोर्शन माना जाता है कंट्री के वाइंड एंड सोलर एनर्जी पोटेंशियल का, इसलिए उनका कहना है कि जो पावर लाइन है ना, ये प्रैक्टिकली तौर पर इम्पॉसिबल है। लास्टली उन्होंने ये बोला, उनका कहना है कि देखिए यदि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या कम हो रही है तो इसमें अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है, इनका जो हैबिटाट है वो लॉस हो रहा है, एंड प्रीडेशन शिकार जैसे अन्य कारक के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी। अब एक्सपर्ट कमेटी की बात करी जाती है। इसने आदेश के इसने क्या काम कर दिया, इसने तो जो एक्सपर्ट कमेटी है, इट लेफ्ट द रिकैलिब्रेशन ऑफ द ऑर्डर टू साइंटिफिक एक्सपर्ट। मैंने जो ऑर्डर दिया हूँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको रिकैलिबर कौन करेगा, साइंटिफिक एक्सपर्ट करेंगे। और यहाँ पर यदि वैज्ञानिक लोग सरकार के पक्ष में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का क्या होगा। इसके बाद इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी को सेटअप किया जाता है, एंड असेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंडिंग पावर लाइन एंड आइडेंटिफाइंग मेजर्स फॉर बस्टर्ड कंजर्वेशन। उन्होंने बोला कि अंडरग्राउंड लाइन हमको करना है, इसके लिए आपको सुझाव दीजिए, साथ ही साथ में बस्टर्ड जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको कैसे करके हम संरक्षित कर सकते हैं, इसके लिए भी आप अपने सुझाव दीजिए। ये जो कमेटी है इसको बोला गया है कि आप जो है जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, विच द कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स फाइनल जजमेंट। और इन सब को मिला करके कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देने वाला है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यदि अपना फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है ना, तो उसमें वो कुछ चीज़ों को शामिल कर सकती है, जैसे कि वो जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क को अपना सकती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी को उसको प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ में क्लाइमेट एक्शन भी लेना है ताकि जलवायु परिवर्तन से हम बच सकें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले हिस्से की तरफ। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम मनरेगा का काम करने वाले कुछ मज़दूर लोगों की क्या समस्याएं हैं, मतलब जो ट्राइबल्स लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मनरेगा स्कीम के बारे में। मनरेगा स्कीम नहीं है, एक प्रकार से कानूनी गारंटी है जिसके माध्यम से ये अपने आप में एक ऐसा कानून है जो ये कहता है कि साल भर में सरकार आपको 100 दिन का काम देगी। काम किस प्रकार का रहेगा, काम रहेगा मेहनत वाला, खंती खोदना है, ठीक है, नहर की खुदाई करना है, तालाब की खुदाई करना है, मेड़बंदी का काम करना है, स्कूल बनाना है, भवन बनाना है, ये सारे काम मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाते हैं। 100 दिन का काम आपको मिलेगा। आपने काम की डिमांड करी, आपका जॉब कार्ड बन चुका है, सरपंच ने यदि आपको 15 दिन के भीतर में काम नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एक और प्रावधान है, आपके गांव से आपको 5 किलोमीटर दूरी तक ही जाना पड़ेगा। इससे यदि दूर आप जाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए इसमें प्रावधान किया है कि भाई महिलाएं जो है 30% तो कम से कम भागीदारी इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा एक दिन का आराम भी आपको मिलेगा, ऐसी भी व्यवस्था करी गई है हफ्ते में। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से कानूनी गारंटी देता है। एक बात और है, यदि आप काम करते करते आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो इसके लिए आपको कंपनसेशन मिलने वाला है।
इसमें बोला जाता है कि कम से भी कम 1/3 महिलाएं होना चाहिए। आज के समय में मनरेगा की जो स्कीम है, मनरेगा जो कानून है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है। जैसे कि इसमें फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने क्या काम करी थी, वर्कर को अपनी साइट में ही रह के, ठीक है, अपनी फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लाई थी सरकार। वेरिफिकेशन के लिए उनका अंगूठा लिया जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उनका अंगूठा मैच नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा तक बैठे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं नया सिस्टम जो लाया गया है इसमें। वहीं यदि हम बात करें कि कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ से उसको लाया गया था, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में ये काम आया था, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ही इसको चालू किया था। बोला जाता है कि ये जो स्कीम है डिमांड ड्रिवन स्कीम मानी जाती है, क्योंकि आप काम की डिमांड करते हैं और आपको 15 दिन के भीतर सरकार काम अवेलेबल कराती है। इसके अलावा इसको हम डिसेंट्रलाइज स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि ग्राम सभा ही रिकमेंड करती है कि कौन कौन से काम कराए जाना है। एंड बोला जा रहा है एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम, और 50% हिस्सा जो है ये ही एग्जीक्यूट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन महिलाओं की आखिर समस्याएं क्या हैं। पार्टिकुलरली ये जो महिलाएं हैं आदिवासी रीजन से आती हैं, ये क्या काम कर रही थी। एमपी की ये स्टोरी बताई जाती है कि एक स्टॉप डैम में ये जो मिट्टी जम जाती है ना नीचे, तो जो डैम रहता है, तालाब रहता है, उसका तल गहरा करने के लिए, गाद हटाने के लिए ये लोग मनरेगा के अंतर्गत काम कर रही थी। तो इनकी जो उम्र है 20 से लेकर के 60 साल है। आसपास के गांव की महिलाएं बेरोजगारी और काम के लिए युवाओं के प्रवास को लेकर के, साथ ही साथ पीने के पानी की अनुपलब्धता जैसे मुद्दे उठाती हैं, और उनका कहना है कि इनमें से तो कोई भी वादे सरकार ने नहीं करी है। प्रेमनगर गांव की 55 वर्षीय रखियाबाई सिरसाम का कहना है कि उनका बेटा और बहू दोनों ने कॉलेज कर लिया है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा अपने पिता के साथ खेती करता है और ऑफ सीजन में काम करने के लिए शहर में जाता है। मेरी बहू केवल घर का काम करने के लिए मजबूर है। राज्य की आदिवासी बेल्ट पर 6 सीटों में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है। ये सीटें कौन कौन सी हैं? बालाघाट है, मंडला, जबलपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है सीधी। बोला जाता है कि राज्य की आबादी में इनका 21% योगदान है, मतलब जो एसटी वाले लोग हैं यहाँ पर 21% है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम से रिलेटेड है। शॉर्टकट में इसको जीसीपी बोला जाता है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है, ये ग्रीन चीज़ से रिलेटेड है, और ग्रीन मतलब हरियाली से रिलेटेड है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी जिसको हम ग्रीन क्रेडिट स्कीम बोलते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक कंपनी है, तो कंपनी को सरकार मजबूर कर रही है कि आप इस लेवल तक ही एमिट करिए, इससे ऊपर आप मत बढ़िए, ये वाले लेवल पर मत जाइए, इतना एमिशन आप मत करिए। अब इतना एमिशन करना है यदि आप करते हैं तो हम आपको एक क्रेडिट नंबर दे देंगे, और इससे आपकी पहचान बन जाएगी कि ये कंपनी इतना एमिशन कर रही है। तो हो सकता है सरकार बाद में आपको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करे, टैक्स में आपको छूट दे दे। इस प्रकार के फ़ायदे आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो पहले नंबर में आप क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, और दूसरा सरकार से भी आपको फ़ायदा मिल जा रहा है। इस प्रकार के काम हो सकते हैं ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो कंपनी के मालिक हैं उनको बोला जा रहा है कि आप सर्टेन अमाउंट ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिट करिए, या फिर अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का। एक क्रेडिट यदि आपको परमिट मिल रही है
1 credit permit the emission of 1 ton of carbon dioxide or equivalent in other greenhouse gases। एक क्रेडिट कहती है कि आपको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही एमिशन करना है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज़ भी हो सकता है, इसमें ट्रेडिंग भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई कंपनी है, ठीक है, अब सरकार ने तो बोल दी है कि अपन को कम एमिट करना है, तो सरकार क्या है, अपने यहाँ का जो सिस्टम है वो किसी और को बेच सकती है, बोल देगी कि आप हमारे लिए काम करिए, हम आपको इतने पैसा दे रहे हैं, हमें मदद करिए कि हम CO2 के एमिशन में थोड़ी सी कमी लाएं। ऐसा ट्रेड इसमें चल सकता है। कंपनीज दैट pollute are awarded credit that allow them to continue to pollute up to a certain limit which is reduced periodically। कंपनी जो कि पॉल्यूशन फैला रही हैं उनको क्रेडिट दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टू कंटिन्यू टू पॉल्यूट अप टू ए सर्टेन लिमिट, आप एक सर्टेन लिमिट तक ही पॉल्यूशन करिए एंड धीरे धीरे करके आप पीरियड बाय पीरियड इसको कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपनी है वो सेल कर सकती है एनी अनडीड क्रेडिट टू अनदर कंपनी दैट नीड्स देम। एक चीज़ इसमें और भी बोला जा रहा है कि यदि किसी को ज़रूरत है तो मैं अपना क्रेडिट उनको बेच सकता हूँ। ये यहाँ से सेलिंग का, ट्रेडिंग का प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। एंड बोला जा रहा है ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं एंड उनको डबल तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप रिड्यूस करिए ग्रीन हाउस एमिशन को। पहले नंबर की बात यह है, आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए यदि आपका जो एमिशन है वो सीमा से ज़्यादा हो रहा है। तो सेकेंड नंबर की बात यह है, दे कैन मेक मनी बाय रिड्यूसिंग देयर एमिशन एंड सेलिंग देयर एक्सेसिव अलाउंस। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है कि मैंने यदि एमिशन को कम कर दिया है, जैसे कि मैं इतना कर रहा था पहले, अब मैं इतने में ला लिया हूँ, अब सरकार ने लिमिट लगा के रखी है इतना ही, अब मैं इससे भी कम कर दिया हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में जो क्रेडिट अवेलेबल है मैं वो क्या काम करूँगा, दूसरे लोगों को बेच दूँगा। इस प्रकार का क्रेडिट सिस्टम इसमें आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, दिसंबर 2023 में COP28 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो कि एक पैथ ब्रेकिंग प्रोग्राम माना जाता है जिसके माध्यम से हम ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया था ऑफिशियल पोर्टल ऑफ ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव COP28 में। ग्रीन क्रेडिट जो प्रोग्राम है, जो कहना चाहिए लाइफ जो टर्म यूज़ किया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि अनाउंसमेंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सन 2023 में। GCP एक इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म है। इसके अंतर्गत कुछ काम है, जैसे कि 8 टाइप की इसमें एक्टिविटीज़ करी जाती है। ट्री का प्लांटेशन है, वाटर मैनेजमेंट कैसा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, एयर पॉल्यूशन कितना है, मैंग्रोव कंजर्वेशन कर रहे हैं, रिस्टोरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।